Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आपके साथ अनम कासमी और मैं हूं सबाशी। आज बुध है 18 अक्टूबर और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ मुस्कुराहटें और दिन भर के होने वाली तमाम एक्टिविटीज का फुल डोज। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तानी सियासत में जहां बयानों का दौर दौरा है, वहीं समातों का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। आज भी कुछ आम समातें लाइन अप हैं जिनमें वजीर खजाना के खजानों की जांच पड़ताल के लिए छठी पेशी है। इस तकाजा के मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। इसके साथ साथ ही जहांगीर तरीन के नाअहली केस की समाअत भी आज होगी। पर जनाब, ये तो वो चीजें हुई जिनका ताल्लुक हमारे सियासतदानों से है, पर एक ऐसी खबर जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमसे है और जिससे तमाम लोगों की जेबों पर बड़ा गहरा असर पड़ने वाला है, वो है हमारी बजट के बाद मिनी बजट, जिससे महंगाई की मारी अवाम को एक और झटका पड़ गया है। जी जनाब, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 731 अशिया पर दरामदी ड्यूटी में 70% इजाफा कर दिया गया है, जिससे तकरीबन तमाम अशिया के प्राइसेस बढ़ गए। सब पर आवाम की दुहाई अपनी जगह, पर क्या माहिरीन भी इस बात से सहमत हैं कि दरामदात पर इन्हिसार कम करने से सिचुएशन कंट्रोल में आ सकेगी या फिर करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाया जा सकेगा? इस सब पर आज के शो में बात होगी। बिल्कुल, आज के शो में बात होगी और बड़ी अजीब सी बात है कि अभी परसों ही वजीर खजाना इसाक डार ने एक ब्रीफिंग दी, कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आप एक मिनी बजट पेश कर देते हैं। और मिनी बजट पेश करने के बाद सबसे पहले जो खबर आई वो ये खबर थी कि जी इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। तो हम लोग, हमारी टीम, हम लोग बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा अरे ये तो देखिए इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर प्राइस बढ़ा दिए हैं। तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा नहीं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड चीज़ें नहीं खरीदते, तो हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि दोबारा कि रोजमर्रा की अशिया पे भी प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। तो दिस इज सो सैड, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कल की टॉप स्टोरी के हवाले से, तो महंगाई का रोना तो आवाम आपको रोती दिखाई देगी ही, इस पे मजीद बात होगी ही, लेकिन साथ साथ कल एक अहम मुलाकात और मरियम नवाज की आपस में मुलाकात हुई है और 6 माह बाद ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी जा रही है। और अहमियत क्यों दी जा रही है? अहमियत इसलिए दी जा रही है कि हमने देखा कि 2013 में जब मरियम नवाज ने इलेक्शन कैंपेन की थी NA 120 की, तो वहाँ पर हमजा शहबाज उनके साथ थे और इससे पहले भी वो कह चुकी हैं कि वो उनके कज़न हैं, उनके भाइयों की तरह हैं, दिल में बड़ी जगह है। जबकि ज़ाती तौर पर हमजा शहबाज भी बहुत इज्जत करते हैं मरियम नवाज की। लेकिन कल हमजा शहबाज ने खुलकर अपने कॉन्फ्लिक्ट का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सियासी सोच में फ़र्क हो सकता है, जिस पर उन्होंने कहा कि आपने मेरी तकरीर से समझ ही लिया होगा, मैं अपनी रेंजर्स से प्यार करता हूँ, पुलिस से प्यार करता हूँ, फौज से प्यार करता हूँ, और हम नहीं चाहते हैं कि इन तमाम इदारों में जो है वो उनसे टकराव हो। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन हम मजीद शो में आगे चलकर ये तमाम खबरें शामिल करेंगे, तज्जिए भी शामिल करेंगे। अभी हम शामिल कर रहे हैं आज की टॉप स्टोरीज। खजाने के वजीर आज फिर कटहरे में आएंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ असासा रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। इस तकाजा के मजीद 2 गवाह अपना बयान कलमबंद कराएंगे। $2 अरब के नए टैक्स, महंगाई का तूफान गरीब आवाम से टकरा गया। मिनरल वाटर का एक एक घूंट पीना मुश्किल हो गया। आटा, दही, पनीर, बिस्किट सब पहुंच से दूर। सब्जियां और फलों को देखकर ही गुजारा करना होगा। सिगरेट का एक एक कश जेब पर भारी पड़ेगा। 731 दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी का निफाज होते ही हर तरफ चीखो पुकार। बोल रहा है अक्सर ब्रेक होती है तो हम लोग भी ये काम करते हैं, बट ये वाकई खतरनाक है। इस हवाले से आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है अखबारात की हेडलाइंस का। जी, तो जो खबर हम बता रहे थे इंट्रो में और जो मैं और अनम बात कर रहे थे, उसी हवाले से को जंग ने मेन लीड की जगह दी है, जिसमें मरियम शहबाज और हमजा से मुलाकात के हवाले से इस खबर को मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा, इस खबर के बारे में अगर बात की जाए ओवरऑल, तो इस मुलाकात को खासी अहमियत इसलिए दी जा रही है कि 6 माह से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी और जो NA 120 के अभी जो रिसेंटली ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें मरियम नवाज ने जो है इलेक्शन कैंपेनिंग खुद अकेले की थी। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हमजा शहबाज किसी पर्सनल काम से बाहर हैं, लेकिन उनकी टीम उनके साथ काम कर रही है। तो लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे कि हमजा शहबाज हमेशा एक्टिव होते थे,
لیکن وہ نہیں ہے. لیکن کل جب حمزہ شہباز نے ایک بیان دیا اور اس بیان نے کافی زیادہ ہلچل مچائی, جس کے حوالے سے ہم ڈسکشن بھی کریں گے, وہ بیان یہ تھا کہ جی ان کی اور مریم نواز کی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ اپنی فوج سے, رینجرز سے اور اداروں سے پیار کرتے ہیں اور وہ ٹکراؤ کی سیاست بالکل نہیں چاہتے ہیں. اگر اس بیان کے بارے میں بات کی جائے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ نون لیگ کے اندر جو بھی خلفشار ہے, جو بھی ان کی سیاسی سوچ میں جو اختلاف ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور بڑی ایک پازیٹیو بات کی کہ اب تک جتنی بھی بات چیت حمزہ شہباز نے کی, اپنے تایا کا ذکر نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ جی میں اور میرے والد کے اوپر جو ہے پینما کیسز میں کوئی چارجز نہیں چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھنا ہی ہوگا کہ اب جو نون لیگ کی سیاست ہے وہ کس طرف جاری ہے. کیا یہ ملاقات جوڑ کے لیے ہوئی ہے, کیا اس ملاقات سے نون لیگ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر مزید بڑھیں گے. تو اس خبر کو جو ہے وہ جنگ نے مین لیڈ کا حصہ بنایا ہے, جس کے بارے میں میں نے آپ کو ابھی بتایا. جی انا. جی جناب, اس وقت اگر ایکسپریس روزنامہ کی مین اور اہم لیڈ کے بارے میں بات کریں تو وہ منی بجٹ کے حوالے سے ہے, جس پر تفصیلاً ہم بات تو کر چکے ہیں, لیکن آگے ہم تجزیے بھی ضرور یہ خبر ہم آگے کے لیے ہی رہنے دیتے ہیں. لیکن کچھ مزید خبریں اگر شامل کریں تو اس میں جیسے کہ صبح بات کر رہی تھی نون لیگ کے حوالے سے, نون لیگ میں حمزہ شہباز اور مریم کے حوالے سے جو بھی افواہیں تھیں کہ یہاں پر اختلافات چل رہے ہیں, ان اختلافات کو بظاہر تو مانا نہیں گیا, لیکن اشارن کنارن یہ بات واضح ضرور ہو گئی کہ نون لیگ میں اس وقت حمزہ اور مریم نواز کے درمیان اختلافات ضرور تھے. کل ان کی باتوں سے جو بات واضح ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب سیاسی جو نظریات ہیں میرے ڈیفینیٹلی مریم سے الگ ہیں, لیکن میں ان کی عزت ضرور کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تایا جی کو بھی میں قائل کر لوں گا, کیونکہ اداروں ٹکراؤ جو ہے وہ کسی کی بھی فیور میں نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اداروں میں کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو اور اس بات پر قائل کرنے کے لیے ہم نے اپنی کوششیں بھی تیز کر دی ہیں. تو جو باتیں کی جا رہی تھی اختلافات کی, وہ باتیں تو واضح ہو چکی ہیں. آگے جناب اور کچھ خبریں اگر شامل کروں تو سابق صدر آصف علی زرداری آج کل کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں پنجاب کے اندر, خصوصاً لاہور کے اندر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ان کی جانب سے کی جا رہی ہے, آئے روز کوئی نہ کوئی ایک بیان ان کا اخباروں میں ضرور ہوتا ہے. تو کل بھی ان کی جانب سے کچھ اہم بیانات ہوئے, کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی, جس میں انہوں نے ناراض لیگی رہنما ذوالفقار کھوسا کو پیپلز پارٹی کی دعوت دی ہے. ذوالفقار کھوسا نے کہا کہ جی ہم نے تھوڑا وقت مانگا ہے تاکہ ہم اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ کر لیں, اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہم ڈیفینیٹلی آصف زرداری صاحب کو ناراض نہیں کریں گے. تو اس سے بات ہی واضح ہو رہی ہے کہ ان کا جھکاؤ کس جماعت کی طرف ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آصف زرداری صاحب نون لیگ کے لیے بھی کچھ بیانات جاتے جاتے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں شریف برادران کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے, ان کے پاؤں سکڑتے جا رہے ہیں, اور اب ہم لوگوں کی پارٹی یہاں پر مضبوط ہونے جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم بہت سے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اور عمران خان کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, جس پر ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ایک سیاسی لاڈلے ہیں, اور ان کے بارے میں تو ہے وہ مزید جو تنقید انہیں کی جاتی ہے وہ اپنی جگہ. یہ تمام بیانات یہ جو بیانات ہیں سارے, ان بیانات کو اگر ہم دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے, جو نون لیگ کے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو 26 اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا. اور خبر جو یہاں پر ہے وہ ہے کہ عمران کی دستاویز نامکمل ترین کی لیز پیپر جعلی لگتے ہیں, ایسا کہتی ہے سپریم کورٹ. دیکھا جائے تو اوورآل پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں اب پھنستی ہوئی نظر آتی ہے, اور اس طرح کا بیان دینا کہ جی عمران خان صاحب کو 26 اکتوبر سے پہلے گرفتار کیا جا سکتا ہے, تو یہ بڑے بیانات ہیں نون لیگ کی جانب سے. اور ایک اور خبر کل جو بڑی گردش کرتی رہی قرم ایجنسی کے حوالے سے کہ جی وہاں پر ڈرون حملے ہوئے ہیں, اور یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کو جنگ نے اپنی مین لیڈ کا حصہ بنایا کہ امریکہ کے مزید ڈرون حملے. دوسرے دن بھی پاک افغان سرحدی علاقے میں کارروائی, کالعدم ٹی ٹی پی, جماعت الاحرار اور حقانی نیٹ ورک جنگجو ہلاک ہوئے. اچھا, اس حوالے سے جو ہے تردید کی گئی ہے کہ بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, ہمارا جو سرحد لگتی ہے, جو ہمارا ایریا لگتا ہے, اس طرف یہ ڈرون حملہ نہیں کیا گیا ہے, کیونکہ پاک فوج نے پورے طریقے سے جو ہے نا وہ جتنی بھی باؤنڈری ہے, جتنی بھی سیکیورٹی ہے, اس کو ہائی الرٹ رکھا ہوا ہے. اچھا, اگر ایک اور خبر میں یہاں پر شامل کروں جو کہ خبر ہے رائیونڈ اسپتال کے حوالے سے, جو ہم نے دیکھا کہ کل انتہائی افسوسناک یہ خبر تھی کہ ایک خاتون کو جو ہے ان کی ڈیلیوری ڈیٹ کے حوالے سے ان کو غلط بتایا گیا, جس کے باعث ان کا جو بچہ ہے وہ سڑک کے اوپر ہی پیدا ہوا, جس کے لیے پنجاب حکومت نے نوٹس تو لے لیا ہے. یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے ملک میں اگر آپ رکشا, ٹیکسی یا ٹرانسپورٹ یا دیگر معاملات تو آپ چھوڑیں, ہمارے یہاں پہ سڑکوں پہ اس طریقے کے واقعات پیش آتے ہیں. صحت کے معاملات ہمارے ہاں اتنے خراب ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں کیا حال ہے, آپ دیکھیں پنجاب میں کیا حال ہے, کراچی میں کیا حال ہے.
یہ وہ تمام خبریں تھیں جو کہ جنگ نے اپنی مین لیڈ کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور اب ہم مختلف شہروں کی جانب بڑھیں گے اور مختلف شہروں میں جو ہے آج ایک اہم سماعت بھی متوقع ہے، اور انم ابھی ہم جو ہے وہ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم لوگ سب سے پہلے بڑھیں گے لاہور میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے طارق خان موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ لاہور میں آج کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں۔ طارق خان اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، لاہور میں آج سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ یہاں پہ فعال کرنے کے لیے وہ سرگرم ہیں، اور کچھ سیاسی نمائندوں سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے شمولیت کے حوالے سے دعوت دی ہے، تو آج بھی اسی سیاسی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی وہ جاری رہیں گی۔ دوسرا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ پہلے روز کورم پورے نہ ہونے کے باعث جو ملتوی کر دیا گیا تھا، وہ بھی اس کا بھی آج اجلاس جو ہے وہ ہوگا، اور اس میں بھی مختلف جو کہ ترقیاتی منصوبے ہیں اور جو مسائل ہیں ان پر ڈسکس ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے دو دنوں سے کسان جو ہیں وہ لاہور میں احتجاج کر رہے تھے اپنے مطالبات کے حوالے سے، جس میں انہوں نے جو ٹھوکر نیاز بیگ تھا اس کو بند کر دیا تھا۔ ملتان کا رستہ جو ہے ٹرانزیکشن جو روڈ ہے وہ بند ہونے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پہلے روز انہوں نے کیونکہ رانا ثناء اللہ جو صوبائی وزیر قانون ہیں انہوں نے ان سے مذاکرات کیے، اور لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، اور جو کسان رہنما ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کی بات پر انہیں اعتبار نہیں ہے، وہ وزیر سے ہی ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسائل انہیں ہی بتانا چاہتے ہیں۔ کل رات ان کو اس حوالے سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کروائی جائے گی، تو آج جو ہے اس کے بعد انہوں نے دھرنا رات ختم کر دیا تھا، اور آج ان کی ملاقات جو ہے پنجاب سے کروائی جائے گی، اور اس بارے میں وہ آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے کہ آیا وہ احتجاج کریں گے یا وہ یہیں پر راضی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو دیکھا جائے گا کہ احتجاج کریں گے یا یہیں پر راضی ہو جائیں گے۔ اور مزید بتائیے کیا مزید ایکٹیویٹیز ہیں شہر میں؟ مزید تو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں ایسا جو شیڈول ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو یہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا احتجاج بھی ہے، کچھ ایفیلیشنز کے حوالے کریں گے، اور باقی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جنریٹ ہوں گی، جیسے کہ کیونکہ اچانک ہی کل مریم نواز جو ہیں ان کا کوئی شیڈول نہیں تھا، لیکن کل وہ اچانک باہر نکلی اور 120 کا انہوں نے دورہ کیا، تو اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ البتہ موسم کی تھوڑی سی بات ضرور ہو سکتی ہے کہ موسم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، اگر گرمی سے ہٹ کے آپ کھڑے ہوں تو تھوڑی تھوڑی ہوا چلنے سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اگر دھوپ میں آ جائیں تو پھر گرمی۔ چلیں جی، اس موسم کا سب سے زیادہ فائدہ تو طارق خان آپ لوگوں کو ہے جو کہ اس فیلڈ میں جا کر کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ ہے لاہور کے حوالے سے، اور اب ملتان کا رخ کریں گے جہاں پر قتل کیس کی سماعت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے مفتی عبدالقوی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے ناصر ظہیر۔ جی ناصر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو ہے مفتی عبدالقوی کی ضمانت درخواست ضمانت پر ایک روز کی توسیع کر دی گئی تھی، وکلا کی وہ تیاری نہیں تھی، وکلا کی جانب کہ جو ایک روز کی توسیع کر دی جائے۔ آج عدالت میں اس وقت ایک روز کی توسیع تھی وہ ختم ہو چکی تھی، مفتی عبدالقوی آج پھر عدالت میں پیش ہوئے تھے اور درخواست پر جو ہے ڈسٹرکٹ جج نے جو اب سے انہوں نے جو ہے فیصلہ درخواست ٹھیک ہے جس کے بعد مفتی عبدالقوی جو ہے سے فرار ہو گیا ہے۔ اچھا ناصر ظہیر، یہ بتائیے گا کہ اب تک اس کیس میں کیا پیش رفت ہو سکی ہے؟ جی بالکل، جب سے قندیل بلوچ کا قتل کیس کا یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے جو ہے بلوچ کا جو بھائی وسیم ہے اور گاڑی کا جو ڈرائیور حق نواز ہے، چونکہ قندیل بلوچ کے والد کی جانب سے یہ ایف آئی آر جو ہے درخواست جو ہے وہ پولیس کو دی گئی تھی، اس کے اوپر جو ہے کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ملزم وسیم اور گاڑی کا جو ڈرائیور حق نواز ہے اس کو پوری طرح سے گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک اکرم شاہین جو کہ قندیل بلوچ کا بھائی ہے ضمانت پر تھا، مفتی عبدالقوی کے موبائل فونز پولیس کے اپنے ریکارڈ میں رکھے ہوئے ہیں، ابھی تک پولیس کے پاس وہ موجود ہے۔ مفتی عبدالقوی کو کبھی ایک دفعہ جو ہے سوال نامہ بھی بھجوایا سے مختلف سوالات کے جوابات سے ابھی جو پولیس کی جانب سے جو تفتیشی ہے اس کیس کے حالت میں یہی سزا کی گئی تھی کہ چلے ٹھیک ہے، ناصر ظہیر اپڈیٹ کر رہے تھے قندیل بلوچ کی سماعت کے کیس کے حوالے سے، شکریہ۔ اور جناب ناصر نے جو اپڈیٹس دی ہیں ڈیفینیٹلی یہ کیس بھی بہت اہم ہے، اور اس کیس کے حوالے سے مفتی عبدالقوی کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت کی جانب سے اسے قبول کروں گا، کسی
सब नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं और पेशावर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदे काशान अवान मौजूद है। उनसे जानते हैं कि पेशावर में आज क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं, कौन से मेगा इवेंट से। जी काशान। जी बिल्कुल, कल तक जो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन थी उनका एहतजाज था और उन्होंने क्लासेस का गुज़श्ता एक हफ्ते से भी ज़ायद के टाइम से बाइकाट किया हुआ था। दरस व तदरीस का अमल सरकारी कॉलेजेस में बिल्कुल ठप हो गया था। लेकिन कल ये जो टीचर्स एंड प्रोफेसर्स एसोसिएशन बनी गाला गए और वहाँ पर उनकी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात से जब हमारे ज़राए का हमें ये बताना है कि मुज़ाकरात में खान साहब की प्रोफेसर्स एंड टीचर्स एसोसिएशन को यकीन दहानी कराई गई है और उनके तमाम जायज़ मुतालबात जो हैं वो सुनने की भी यकीन दहानी कराई गई है और इसी हफ्ते के दिन तक उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। खान साहब ने कहा है कि पहले मेरी निजी थोड़ी सी मसरूफियात हैं, उसके बायस में आपको हफ्ते के दिन का टाइम उन्होंने फिक्स कर दिया गया है। पेशावर या बनी गाला किसी भी जगह पर इनके मुज़ाकरात होंगे तो उस अमल तक टीचर्स एंड प्रोफेसर्स एसोसिएशन की जानिब से 4 दिन के लिए कॉलेजेस में दरस व तदरीस का अमल दोबारा से शुरू कर दिया गया है। आज मैं अभी काशान अवान पेशावर से अपडेट कर रहे हैं। बिलाखिर ने इंटरेस्ट को टाइम दे दिया है, हफ्ते के रोज वो मुलाकात करेंगे और फिर तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सुनेंगे और फिर लेट्स सी क्या जो है वो सिनेरियो सामने आता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम खान से। वसीम खान, अपडेट कीजिएगा। कई दिनों से पीपल्स पार्टी जो है आज के दिन का इंतजार कर रही है और सियासत है, कैंपेनिंग की जा रही है, बैनर्स लगाए जा रहे हैं। अभी क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, इस वक्त हम हटली बाईपास पर मौजूद हैं, जहां आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होने जा रहा है। जलसे से पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। जलसे के लिए जो यहाँ के इंतज़ामिया है उसने ये बताया है कि 160 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया है, जबकि शुरका के लिए 40,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि वो बआसानी जलसा गाह में बैठ सकें। साथ ही साथ जो दीगर कायदीन हैं और जो इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि हैदराबाद में जो शहर है वहाँ पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल के लिए 62,000 से ज़ायद पेना फ्लैक्स और बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं ताकि अपने कायद का इस्तकबाल किया जा सके। आपको ये बताऊं कि जलसे के लिए 5 बजे का टाइम रखा गया है, लेकिन क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और धूप भी तेज़ है, इसलिए तवक्को ये है कि जलसा शाम भले ही शुरू हो पाएगा। लेकिन क्या करें, जलसा तो है। वसीम वेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। आज तो एक ब्रेक का कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात करेंगे वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंस की आज फिर से समाअत हो रही। अदालत ने इस्तगासा के मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद करने का कहा है। इसहाक डार आज फिर कटहरे में आएंगे। असातजात रेफरेंस में खजाने के वजीर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 6ठी बार पेश होने जा रहे हैं। असातजात रेफरेंस में इसहाक डार पर फर्द जुर्मायत होने के बाद इस्तगासा के गवाहों के बयान कलमबंद कराने का सिलसिला जारी है। नैब ने 29 गवाहों की फहरिस्त अदालत को दे रखी है। आज अदालत ने इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान अब्दुल रहमान गोंदल और को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। गवाहान पर जिरा इसहाक डार के वकील ख्वाजा हारिस करेंगे। मुकदमे की अब तक होने वाली समातों में रेफरेंस के नामजद मुल्जिम इसहाक डार हर समात पर अदालत में पेश होते रहे हैं। पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सर, आज एक अहम समात होने जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बात है जो आज इसहाक डार साहब के हवाले से हो रही है, नैब की कार्रवाई का एक हिस्सा है। नैब के क़वानीन के तहत नैब के जितने भी मुकदमात हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर चलना चाहिए और 30 दिन के अंदर अंदर फैसला आ जाना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 6 महीने दिए हैं कि ये तमाम केसेस जो नवाज शरीफ और उनके साथियों या उनके फैमिली के मेंबरान के हवाले से हैं, इनको 6 महीने में मुकम्मल हो जाना चाहिए। मगर हम देखे नवाज शरीफ और इसहाक डार और उनके साथियों की जानिब से पूरी कोशिशें जारी हैं
کہ ان مقدمات میں جتنی تاخیر ہو اچھا ہے۔ چیئرمین نیب بھی لگا دیے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر اب جو بھی کارروائی ہوگی اس میں انصاف مل سکے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ نیب کے نئے جو چیئرمین ہیں وہ خود سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں جی اور وہ ظاہر ہے جو بھی قانون ان کے سامنے ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ جی ہم ان کے جو رد عمل ہے، ان کی جو کارکردگی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جی بڑے غور سے، جی اور اس پر ہم وقتاً فوقتاً اپنے رد عمل کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیب کے سابقہ چیئرمین پر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں تھا، جی کیونکہ وہ نواز شریف سے ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ نیب کے یہ جو عدالتیں ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کریں، ٹھیک، اور جو قانون کے تحت ان کی ذمہ داری ہے، اور جلد از جلد عوام کے سامنے 6 مہینے نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے یہ ان تمام مقدمات میں اپنا فیصلہ دیں، صحیح، کیونکہ ہوگا یہ کہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں انتخابات ڈیو ہیں اگلے سال، جی اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انتخابات کے وقت تک یہ مقدمات چلتے رہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اور ان کے ساتھی اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک، حکومت بھی ان کی ہے اور وہ نئے قوانین بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی ہم سخت مخالفت کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کے کی عدالتیں جو ہیں ان کی کارروائی کیسے آگے بڑھتی ہے اور کس حد تک یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ وہ تو پیش ہی نہیں ہوتے ہیں اور وہ تو جاتے ہی نہیں ہیں، سماعتوں میں بھی نہیں جاتے ہیں، لیکن اب ان کی جانب سے فیصلہ آیا ہے کہ اب وہ 26 اکتوبر کو پیش ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک دم سے پارٹی پالیسی میں چینج آیا یا پہلے سے خان صاحب کا ارادہ تھا کہ نہیں پیش ہونا ہے سماعت کے لیے؟ نہیں دیکھیں، اس سے پہلے جب الیکشن کمیشن نے وارنٹس نکالے تھے ان کو فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہم گئے انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا، منسوخ کر دیا تھا۔ آج پھر ہم اچھا انہوں نے الیکشن کمیشن نے بعد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، توہین عدالت کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور وارنٹ نکال دیے عمران خان کی گرفتاری کے، جی ٹھیک، اور آج ہم اس کے خلاف بھی غالباً فائل ہو گئی ہوگی۔ ہمارے وکیل گئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ ان احکامات کو بھی منسوخ کر دیا جائے، مگر اس کے باوجود ہم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 26 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے اور ان کو بتائیں گے کہ وہ الیکشن کمیشن خود کس حد تک غلط کام کر رہا ہے، کس ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کس حد تک عوام کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ اچھا نعیمل حق صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ابھی افواہیں ایسی اڑ رہی ہیں کہ عمران خان شاید گرفتاری کے ڈر سے جو ہے یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد اب وہ الیکشن کمیشن میں پیش ہو رہے ہیں۔ بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے بھی اس کے عمران خان کے وارنٹ بہت عرصے سے نکال رکھے ہیں۔ آج تک حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ عمران خان کو گرفتار کرے، حالانکہ اگر وہ پولیس آتی، اور مجھے کئی مہینے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا ایک اور کیس کے بورڈ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے وارنٹ کے سلسلے میں، تو عمران خان صاحب تو نے کہا تھا میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر، اور ایک دفعہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گئے بھی تھے عمران خان۔ اچھا سر، نون لیگ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بیانات سامنے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کہ جی اگر جو بھی فیصلہ آئے گا وہ میں ایکسیپٹ کر لوں گا، لیکن ان دیٹ کیس کہ اگر کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے، کوئی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے، تو پھر پی ٹی آئی کا اگلا اسٹانس کیا ہوگا، کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ نہیں، میرا خیال ہے حکومت آج وزیر داخلہ نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ جا رہے ہیں 26 تاریخ کو، جی اس لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، مگر حکومت ڈرتی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے سے، کیونکہ ان کو جو رد عمل ہوگا، جی جی آپ جانتے ہیں عمران خان پاکستان کے اس وقت مقبول ترین رہنما ہیں، جی، اور ان کو گرفتار اگر حکومت نے کیا تو حکومت کو اپنی ان کے مشکلات پیش آئیں گی۔ نعیمل حق صاحب کس بات کی شیری ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے ڈرتی ہے، ایسی کیا وجہ ہے جو اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں؟ نون لیگی جو کارکنان ہیں وہ بھی اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ اتنی شیری کی وجہ کیا ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ معاف کیجیے گا، کس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی شیری کیوں ہے کہ عدالتیں اگر عمران خان سے ڈری ہیں، گرفتاریاں نہیں ہو سکتی ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ باقیوں کے ساتھ جب یہ عمل ہو سکتا ہے تو عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں؟ موجودہ حکومت اور مسلم لیگ کی سیاست جو ہے نا،
وہ قانون کی حکمرانی پر نہیں چلتی بلکہ حکمرانوں کے قانون پر چلتی آئی ہے. اور نواز شریف نے اپنے دور حکومت اس سے پہلے بھی ہمیشہ پاکستانی عدلیہ پر آپ نے پتا ہے انہوں نے حملہ کیا, سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے پاکستانی افواج کے خلاف کئی اقدامات کیے اور کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ڈان لیک رپورٹ کو چھپا دیا, انہوں نے کی رپورٹ کو چھپا دیا. تو اور اب کل ہی مریم نواز کے جو میڈیا سیل کے 5 لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا انٹیلیجنس ایجنسیز نے, کیونکہ وہ پاکستانی افواج کے خلاف ملوث تھے. تو یہ جو ان کی مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے یہ پاکستانی افواج اور پاکستانی عدلیہ کے خلاف ایک سازش پر مبنی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اور پوری قوم کو احساس ہو گیا اس بات کا کہ یہ اس طریقے سے معاملات نہیں چلیں گے. نواز شریف اب نااہل قرار دے دیے جا چکے ہیں, مگر وہ ہمارے آئین کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ابھی تک موجود ہیں. قومی اسمبلی میں ان کی حکومت ہے, معاف کیجیے گا, اور ان کے اپنے جتنے بھی کارندے ہیں فواد احمد فواد وغیرہ, فواد حسن فواد, وہ ابھی تک حکومت کو چلا رہے ہیں. اچھا نعیم الحق صاحب, اگر منی ٹریل کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ تنقید کرتی ہے نون لیگ کے اوپر کہ منی ٹریل کے معاملے پہ کافی معاملات ٹویسٹ ہوتے رہے. پہلے کچھ اور بیان آیا نون لیگ کی جانب سے, پھر ویک کر دی گئی سچویشن کو. لیکن اگر پی ٹی آئی کا اوور آل سینیریو دیکھا جائے تو نیازی سروسز کا معاملہ ہے یا پھر منی ٹریل کا معاملہ ہے, تو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی بھی ناکام نظر آئی سپریم کورٹ کو جو ہے مطمئن کرنے میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بات تو وہی ہو گئی, پھر نون لیگ بھی یہی کہے گی کہ جی آپ بھی تو مطمئن نہیں کر پا رہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نون لیگ کی رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی کنفیشن اسٹیٹمنٹ جو ہے ابھی تک نہیں دی. نہیں, یہی تو فرق ہے جو آپ میرا خیال آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. نیازی سروسز عمران خان کی ذاتی ایک کمپنی تھی جو ختم ہو چکی ہے. عمران خان نے کرکٹ کھیلا, کبھی حکومت میں نہیں آئے, کبھی بزنس بھی نہیں کیا انہوں نے, کبھی انہوں نے گورنمنٹ کے ٹھیکے نہیں دیے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سارے پیسے واپس آ گئے, باہر اکاؤنٹ ہے نہ تو جائیداد ہے. نواز شریف کے کیس ہی مختلف ہے. معاوضہ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی غلط بات ہے, بہت ہی زیادتی ہے. سپریم کورٹ کی اس بات کو جس طریقے سے لے کے آگے بڑھ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے. عمران خان اچھا, آپ کی نظر میں سپریم کورٹ جس طریقے سے اس کیس کو لے کے بڑھ رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے؟ مطلب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں عمران خان نے کون سا قانون توڑا ہے, بلکہ بازی کی جو پٹیشن ہے عمران خان کے خلاف اس میں تو ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے. عمران خان نے 82-83 میں فلیٹ خریدا تھا لندن میں, اس کی ذرا کاغذات دکھائیں. مطلب سوالات کرنا نہیں حق صاحب, اس وقت عمران خان کے اوپر خود بھی بڑے کیسز چل رہے ہیں, کافی چیزوں میں گھرے ہوئے, ساتھ ساتھ الزامات بھی عائشہ گل علیہ کی جانب سے آ رہے ہیں. بہت سی سچویشن ہے ایسی جو اس وقت سامنا ہے انہیں. سڑکوں پر آنے کی بھی ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کے اندیشے دیے جا رہے ہیں. کب آ رہے ہیں سڑکوں پہ آپ لوگ پھر سے؟ دیکھیں, اگر ہم نے محسوس کیا کہ حکومت جو ابھی تک نواز شریف کی پارٹی کی حکومت ہے, اگر ہم نے محسوس کیا کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اور اپنے اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تو ہم اور انصاف کو آگے نہیں بڑھنے, انصاف کے عمل کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے پاس اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ ایک انفرادی قوت موجود ہے, عوام کی قوت موجود ہے. اور جب بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ ضروری ہوگا کہ عوام سڑکوں پہ آ کر احتجاج کریں, ہم کو لے آئیں گے. اچھا بالکل سر, مختصراً پوچھنا چاہوں گی, میری بات سن لیا کریں آپ بیچ میں انٹرپٹ مت کیا کیجیے. اس وقت ہم لے کر آئیں گے جب ہم نے محسوس کیا کہ اب حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر ہم عوام کو کال دے دیا کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا عوام کو کال دے دیں گے. اچھا سر, 26 اکتوبر کے حوالے سے مختصراً بس یہ بتا دیجیے گا کہ سماعت کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا آپ اس کو قبول کریں گے؟ کون سی تاریخ؟ 26 اکتوبر؟ جی, 26 اکتوبر کے بعد جو بھی سلسلہ بڑھے گا آگے تو آپ اس کو قبول کریں گے جو بھی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارا 24 اکتوبر کو ہائی کورٹ میں, اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں ہمارا کیس لگا ہوا ہے جو ہم نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کے خلاف فائل کیا ہے. اس میں فیصلہ آ جائے گا, وہ یہ ہوگا کہ کیا الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کنٹیمپٹ کے کورٹس اس طریقے سے کرمنل یعنی اریسٹ, وارنٹ آف اریسٹ ایشو کرے یا نہیں. کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ عدالت نہیں ہے, کورٹ آف لا نہیں ہے. دوسرا تو وہ, اور دوسرا یہ کہ آج جو ہم فائل کر رہے ہیں پٹیشن انشاءاللہ کل سنی جائے گی, اس میں ہم جسٹس کورٹ نے پہلے ہی ان کے احکامات منسوخ کر دیے. ہمیں پوری امید ہے کہ کل ہی
इनके जो अहकामात हैं ये मनसूख कर दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नेमुल हक साहब, आप हमारे साथ हैं पीटीआई से, और पीटीआई का मौके इस वक्त हमने जानने की कोशिश की है। डेफिनेटली अब जो 26 अक्टूबर को पेशी हो रही है उससे पहले ही उन्होंने बता दिया कि 24 अक्टूबर को ये लोग भी एक केस कर रहे हैं, और उस केस के थ्रू ये पता चल सकेगा कि वाकई में इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात हैं कि वो किसी के गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सके। इस हवाले से मजीद भी आगे बातचीत की जाएगी, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। इस वक्त आपको आम खबर से अपडेट करेंगे कोयटा के हवाले से। कोयटा से आपको खबर दें, जहां पर कोयटा में मशरकी बाईपास पर एलीट फोर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ है, जिसमें 5 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद और 22 जख्मी हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इस धमाके के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने गाड़ी पुलिस की बस से टकरा दी। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुहेल मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा ये वाक़या किस तरह से पेश आया, अभी तक इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, ये एलीट फोर्स का ट्रक था जो कि अपने लैंड से कोयटा शहर की तरफ आ रहा था ड्यूटी देने के लिए, जिसमें 25 से 30 एहलकार इसमें सवार थे। ये जो ही मशरकी बाईपास पर फाटक के करीब पहुंचा है तो सामने से आने वाली गाड़ी उससे टकराई। खुदकश हमलावर ने गाड़ी उससे टकरा दी, जिसके नतीजे में 7 अफराद इसमें शहीद जबकि 22 अफराद इसमें जख्मी हुए। शोदा में 5 सिक्योरिटी पुलिस एहलकार है, जबकि 2 शहरी शामिल है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार और एक ट्रैक्टर ड्राइवर शामिल है। शोदा में इन्हें मैयतों को और जख्मियों को सिविल अस्पताल और CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि जख्मियों में से 5 की हालत हमें तशवीशनाक बताई गई है। 10 जख्मियों को CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 12 जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब पुलिस की बारी नफरी वहाँ मौके पे पहुंच गई। इब्तदाई तहकीकात में ये मालूम हुआ है कि ये एक खुदकश हमला था जिसमें गाड़ी इस्तेमाल की गई, और इसमें टोयोटा करोला जिसका नंबर हमें बताया गया है AUP 300 जो गाड़ी की नंबर प्लेट है वो भी वहाँ मौके से मिली है। इसमें ये गाड़ी इस्तेमाल की गई है। खुदकश हमलावर ने तकरीबन 50 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और C4 का केमिकल इसमें इस्तेमाल किया गया है। जी अच्छा, बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है सुहेल, जिससे आप आगाह हमें कर रहे हैं। इस वक्त ये बताएं ओवरऑल ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कोयटा की? इस वक्त कोयटा में जो है हाई अलर्ट है, तहकीकात की जा रही है इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोयटा तो पिछले कई सालों से हाई अलर्ट है और यहाँ मुख्तलिफ थ्रेट भी मिलते रहे दहशतगर्दों की जानिब से थ्रेट जारी किए गए हैं। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन 5 रोज में पुलिस फोर्स पर ये दूसरा हमला है। इससे कबल फकीर मोहम्मद रोड पर कोयटा का जो वस्ती इलाका है फकीर मोहम्मद रोड, यहाँ पर पुलिस पर हमला किया गया है, जिसमें एक एहलकार उसमें शहीद हुआ था और एक बच्चा और 2 पुलिस एहलकार उसमें जख्मी हो गए थे। तकरीबन 5 रोज बाद ये एक और बड़ा हमला पुलिस फोर्स पर किया गया है। ये बलूचिस्तान कांस्टेबली की कमांडो फोर्स है, इसे एलीट फोर्स कहते हैं। ये अपने लैंड से कोयटा शहर ड्यूटी देने के लिए ट्रक में सवार होकर आ रहे थे कि मशरकी बाईपास पर फाटक के करीब इनकी ट्रक को निशाना बनाया गया। ट्रक में तकरीबन 25 से 30 एहलकार इसमें सवार थे। धमाके के फौरन बाद ट्रक में आग भड़क उठी और काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। सुहेल, ये बताएगा कि 5 रोज में दूसरा हमला है जो कि पुलिस एहलकारों को इसमें निशाना बनाया गया है। इससे पहले जो हमला हुआ और आज जो हमला किया गया है, इन दोनों केसेस में कोई मुमासलत नजर आ रही है आपको? नहीं, इस तरह है कि वो टारगेट किलिंग का जो पहला वाकया वो जो फकीर मोहम्मद रोड पे पेश है वो टारगेट किलिंग का वाकया था, जबकि ये वाकया जो है ये खुदकश हमला था और इसमें तकरीबन 5 एहलकार इसमें शहीद हुए, जबकि 2 राहगीर भी शोदा में शामिल है। इस तरह 7 अफराद इसमें शहीद हुए, जबकि 22 के करीब इसमें जख्मी हुए, जिसमें बड़ी तादाद पुलिस एहलकारों की है जो ट्रक में सवार थे। जबकि दूसरा वाकया जो था वो टारगेट किलिंग का था, जिसमें एक पुलिस एहलकार जो उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई थी, एक एहलकार उसमें शहीद हुआ था, जबकि 2 एहलकार उसमें जख्मी हुए थे और एक तकरीबन 7 साल बच्चा उसमें जो राहगीर बच्चा था जख्मी हुआ था। तो ये दोनों वाकयात में मफालत नहीं पाई जाती है। सुहेल, डेफिनेटली कोयटा को कई सालों से ही दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा वहाँ पर पुलिस को या FC एहलकार
को ही टारगेट किया जाता है। ओवरऑल जानना चाहेंगे कि वहाँ पर CCTV कैमरास भी होते हैं, उनकी भी मदद ली जा रही होती है। अब ये जो वाकया पेश आया है, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फिर से हम देखते हैं कि कोयटा दहशतगर्दी की जद में है, जबकि कोयटा में हाई अलर्ट भी है, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है, नाकों पे चेकिंग भी लगाई गई है। अभी क्या कहना है हुकाम बाला का, क्या कह रही है इंतजामिया, क्या बयान सामने आएंगे? इस तरह है कि अक्सर जो शहर में टारगेट किलिंग या बम धमाके का कोई वाकया पेश आ जाता है तो उससे सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाती है, क्योंकि शहर में सीसीटीवी कैमरे या मुख्तलिफ शाहराहों पर या इमारतों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ये जो आज अभी धमाका हुआ है, खुदकश धमाका हुआ है, क्योंकि ये कोयटा शहर से तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर के फासले पर ये धमाका हुआ है और ये तकरीबन मैदानी इलाका, इसको इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ ये धमाका हुआ है। यहाँ पर रेलवे फाटक के अलावा कोई भी इमारत करीब नहीं है, तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ना होने के बराबर है, क्योंकि ना यहाँ कोई इमारत है, ना ही यहाँ कोई आसास ऐसा कोई मकाम है जिस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं था, ताहम जो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले के माहिरीन है वहाँ मौके पर पहुंच गए और क्राइम सीन लगाकर इस वक्त शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात में हमें ये मालूम हुआ है, जो हमें पुलिस जराये से बताया गया है कि ये एक खुदकश हमला था जिसमें टोयोटा करोला गाड़ी इस्तेमाल की गई, जिसके गाड़ी के ऊपर जो नंबर प्लेट थी उसके हमें नंबर बताया गया AUP 300, जो इस गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट लगा हुआ था। काम ये गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अच्छा, अभी बताइए, अभी इलाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई है, वहाँ पर शहरियों को नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि तहकीकात की जा रही है इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, इस इलाके को पुलिस और जो SC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्होंने इस इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दी, जबकि जो ट्रैफिक का आमद या आवाम का जो आमद और रफ्त है वो बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती भी वहाँ मौके पर पहुंच गए, जबकि पुलिस SC और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के आला हुकाम है वो बारी नफरी के हमरा वहाँ मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरे में लेकर वहाँ शवाहिद इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं। तकरीबन तमाम मैयतों को और जख्मियों को इस वक्त अस्पतालों में। ठीक है सुहेल, इस वक्त आप हमारे साथ ही रहिए। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से आगाह करते चलें कि खुदकुश हमलावर ने गाड़ी पुलिस की बस से टकराई, जिससे ये धमाका हुआ है। इस वक्त 7 शहीद बताए जा रहे हैं, जबकि जो जख्मी हैं उनमें से भी बहुत सी की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। आपको ये भी बताएं कि 5 रोज में दूसरा वाकया है, पुलिस को निशाना बनाया गया है, जबकि दोनों इन हादसात में किसी किस्म की कोई मुमासलत नहीं बताई जा रही। पहला हादसा जो था वो टारगेट किलिंग का था और इस बार जो है वो हमने देखा खुदकुश हमला किया गया है। जो हमला आवर ने गाड़ी को पुलिस की बस से टकरा दिया है, जिसके बाद यहाँ पर धमाका हुआ और अब तक 7 अफराद शहीद हुए हैं। ये बताएगा कि अभी आप बता रहे थे वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने भी यहाँ पर दौरा किया है, उन्होंने किसी किस्म की कोई मीडिया टॉक की, और साथ साथ ये भी बताएगा जो जख्मी है इस वक्त उनकी हालत के हवाले से क्या कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, जो वजीर दाखिला वो मौके पे पहुंचे तो वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे मौजूद है, वो बिल्कुल वो वहाँ पर बात भी करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो सिविल अस्पताल में जख्मियों को मुंतकिल किया गया था, तकरीबन 12 जख्मियों को यहाँ सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया है, जबकि 10 जख्मियों को CMH अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जो यहाँ सिविल अस्पताल में भी जो 26 जख्मी थे जिनका ऑपरेशन किया जाना था, जिनमें 12 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक थी, उन्हें भी इस वक्त CMH अस्पताल मुंतकिल किए जाने की तैयारियां की जा रही है। सुहेल, जो 7 एहलकार शहीद हुए हैं उनमें से किसी की शनाख्त तब तक मुमकिन हो पाई है? जी बिल्कुल, उनमें से 5 एहलकारों की शनाख्त हुई है। हमें 3 नाम बताए गए, जिसमें मोहम्मद आसिम नाम बताया गया है, मोहम्मद अली नाम बताया गया है और एक तकरीबन बख्श मोहम्मद नाम हमें बताया गया है। ये 3 एहलकारों के तो शनाख्त होगी, 2 की भी शनाख्त हुई था, उनके नाम। अच्छा सुहेल, इन पुलिस एहलकारों का ताल्लुक कहाँ से है, और ये बताइएगा कि ये मामूल के गश्त पर थे, उस वक्त इनकी एक्टिविटी एग्जैक्टली थी क्या? जी इस तरह है, एक्टिविटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये अपने मशरकी बाईपास पर इनका लैन है, या मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है जिस पर खुद हमला भी हुआ था और यहाँ पर एंटी टेररिस्ट फोर्स RRG फोर्स जोन से है, रैपिड रिस्पांस ग्रुप जिसे कहते हैं कमांडोज है, एलिट फोर्स भी कमांडोज है। ये इन
तीनों के जो कैंप है, जिसे लैन कहा जाता है, मुजाहिद लैन और दीगर जो लैन कहा जाता है, उनके यहाँ लैन वाक़ है। ये तकरीबन 25 से 30 एहलकार इस ट्रक में सवार थे, जो अपने मुजाहिद लैन से जो मशरकी बाईपास पर वाक़ है, ये कोयटा शहर की तरफ आ रहे थे कि मशरकी बाईपास पर ही अपने लैन से कुछ फासले पर इन्हें खुदकश हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें 5 एहलकार शहीद, तकरीबन जख्मियों में भी सबसे ज्यादा तादाद जो है पुलिस एहलकारों की, तकरीबन 15 से ज़ायद इसमें जो जख्मी हुए ये पुलिस एहलकार है, और ये ड्यूटी देने के लिए कोयटा शहर आ रहे थे। क्योंकि रात को तकरीबन 8 से सुबह 8 बजे तक एक शिफ्ट होती है, फिर सुबह 8 बजे। सुहेल ये बताएगा कि इस धमाके की शिद्दत क्या थी, यानी शाहिदीन वहां पर अगर मौजूद थे उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, धमाका इंतहाई जोरदार था और तकरीबन इस धमाके में 50 के करीब किलोग्राम के करीब धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसमें इसमें एक अहम बात यह है कि इस धमाके में जो धमाका खेज मवाद था उसमें C4 भी इस्तेमाल किया गया। इससे कबल भी कोयटा शहर में तकरीबन 4-5 ऐसे खुदकश हमले हुए जिसमें C4 मवाद इस्तेमाल किया गया। जो धमाका होता है उसके बाद आग भड़क उठ जाती है उसमें, और तकरीबन वो पानी से न बुझने वाली आग होती है, इसके लिए एक मखसूस फोम होता है जिसके बायस वो बुझ जाती। आज भी जो धमाका हुआ उसमें ये C4 केमिकल इस्तेमाल किया गया था। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब वहां पहुंची तो आग पर काबू पाने की बड़ी कोशिश की गई, मगर आग काबू में नहीं आ रही थी। काफी देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। ठीक है सुहेल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। आज न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं कोयटा के मनाजिर हैं। सुबह बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के सरियाब मिल अब्रिया सिब्बी रोड पर पुलिस ट्रक के करीब धमाके के नतीजे में 7 एहलकार जहां बाहक और शहरियों समेत 10 अफराद जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है, जबकि जख्मियों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और फ्रंटियर कोर के एहलकार जाए वकुआ पर पहुंच गए थे और इलाके को घेरे में ले लिया था, जबकि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से भी जाए वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई थी। और पुलिस राय के मुताबिक ये मालूम हो सका है कि दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को पुलिस ट्रक से टकरा दिया था, जिसमें 35 एहलकार के करीब लगभग सवार थे। जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने भी दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। एक दफ़ा फिर से चलते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद की जानिब। सुहेल, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी जो है शदीद मज़म्मत की है, मज़ीद क्या कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, इस वाक़े की वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद खान आशिक़ज़ई और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सख्ती से अहकामात जारी किए कि ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद दी जाए और उसमें कोई भी गफलत न बरती जाए। अगर इसमें गफलत बरती गई तो उस अमले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ही धमाका हुआ तो हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर जो सरकारी अस्पताल है, सिविल अस्पताल, बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स और जो दीगर अस्पताल है, उसमें फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करते हुए जो तिबी अमला है उसको फौरी तौर पर वहाँ तलब कर लिया गया। अच्छा सुहेल, जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, तकरीबन इस वाक़ये में 22 अफराद जख्मी हुए, जिसमें पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद शामिल है। इन जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिनमें से 3 जख्मियों को जो तशवीशनाक थी उनको CMS अस्पताल मुंतकिल किया गया ऑपरेशन के लिए, जबकि 2 जख्मियों को यहाँ सिविल अस्पताल ट्रमा सेंटर से ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया। जख्मियों में कोई राहगीर भी शामिल है? जी बिल्कुल, मरने वालों में भी 2 राहगीर शामिल है। एक मोटरसाइकिल सवार था और एक ट्रैक्टर ड्राइवर था जो इसमें शहीद हो गए, जबकि जख्मियों में भी राहगीर भी शामिल है, जिनमें से तकरीबन 15 इसमें पुलिस एहलकार है, जबकि बाकी जो 7 है वो राहगीर हमें बताए गए जो जख्मी हुए हैं। तकरीबन वहाँ से तमाम जो जहाँ पर ये वाकया पेश आया, खुदकश हमला पेश आया, वहाँ पर तमाम मैयतों को और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पर इस वक्त क्राइम सीन लगाया गया और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये क्राइम सीन तकरीबन कल तक जारी रहेगा और कल तक यहाँ पर कोई ट्रैफिक या किसी भी शहरी के पैदल आमद और रफ्त पर नहीं होगी, क्योंकि कल लाहौर से एक फ्रांसिक टीम जो 3 रुकनी पर 3 अराकीन पर मुश्तमिल है, वो फ्रांसिक टीम
कल लाहौर से यहाँ पहुंचेगी और वो ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोयटा में एक बार फिर से हमने देखा दहशतगर्दी का ये वाकया पेश आया है जिसमें तकरीबन 7 अफराद शहीद हो चुके। इस वक्त तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे, आपका बहुत शुक्रिया। और इंतहाई जो है वो अफसोसनाक खबर है, कोयटा को दहशतगर्दी का निशाना बनाया है। कभी कोयटा के सरियाब रोड पर धमाका किया जाता है, कभी वहाँ पर जो पुलिस के कॉलेजेस हैं उसके ऊपर धमाका किया जाता है। हम देखते हैं कि कोयटा हमेशा हाई अलर्ट रहता है और ये के बाद दीगरे जितनी भी सिक्योरिटी वहाँ पर हाई अलर्ट की जाए, जितनी भी सिक्योरिटी के वहाँ पर इंतजामात किए जाए, वहाँ पर हमारी FC को, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जाता है। और इंतहा से ज़्यादा अफसोसनाक वाकई है कि आज देखें कि किस तरीके से ये बारूदी जो ट्रक है वो टकराया गया और उसके बाद कितनी जानें जो हैं वो चली गई। हम फिर बात करते हैं नेशनल इलेक्शन प्लान की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं नेक्टा के रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। जब इस तरह का कोई भी वाकया सामने आता है तो फिर एक दफ़ा फिर से पूरी क़यादत सर जोड़कर बैठती है और फिर यही फैसला किया जाता है कि जी किस तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स किए जाएं, किस तरीके से जो है सिक्योरिटी लैब्स को खत्म किया जाए। और ये कोई पहली बार नहीं है कि ये कोयटा के अंदर वाकया पेश आया। इससे पहले भी 5 रोज के अंदर हमने देखा कि इससे पहले भी ये वाकया पेश आया, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया और इस तरह के वाकयात आए रोज पेश आ रहे हैं। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते चलें कि इस वक्त 7 पुलिस एहलकार हैं जिनका बताया जा रहा है कि शहीद हो चुके हैं, जबकि जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया और जख्मियों में राहगीर भी शामिल हैं। इस वक्त पूरे इलाके के अंदर इमरजेंसी नाफिज है, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जो ट्रक था वो बुरी तरह से पूरा जो है वो धमाके में इस वक्त उसको नुकसान पहुंचा है और इसके नतीजे में जो जानी नुकसान हुआ है मेरा ख्याल है वो तो हम लोग उस हवाले से कोई मजीद अभी नहीं कह सकते कि जो जानी नुकसान है वो मजीद बढ़ सकता है या नहीं, क्योंकि जख्मियों की हालत इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है। बिल्कुल, इस हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो चेयरमैन PCB नजम सेठी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आज मुलाकात जारी है, जिसमें कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद इकबाल, इस मुलाकात को इंतहाई अहम मुलाकात तस्वुर किया जा रहा है, क्या क्या इसके अंदर जो है डेवलपमेंट मुतवक्किल है? जी, अब से कुछ देर पहले यहाँ वज़ीर हाउस कराची में जो मुलाकात शुरू हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान। इस मुलाकात में जो है सिक्योरिटी के आला हुक्काम IG सिंध AD ख्वाजा, उसके अलावा नेशनल स्टेडियम के मैनेजर अरशद खान और साबिक चीफ सेलेक्टर सलाउद्दीन सल्लू और दीगर अफराद भी मौजूद हैं। और इसी हवाले से बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान में अब इस साल जो है और ज़्यादा मैचेज होने हैं, चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग के 3रे एडिशन के, तो कराची में इस बार मैच रखने की प्लानिंग हो रही है। और नजम सेठी जो वो वज़ीर से ये यकीन दहानी लेने आए हैं कि अगर कराची में मैचेस कराए जाएं 2 से 3 मैच तो सिक्योरिटी के यकीन दहानी उनकी तरफ से की जाएगी और इंतजामात के लिए उनको ऑफर की जाएगी वो अच्छे इंतजाम करें। और इस हवाले से प्राइस बातचीत आज जो है शुरू हो रही है। जावेद इकबाल, ये बताएगा कि कराची के अगर हम स्टेडियम की बात करें तो इस वक्त पूरा खुदा हुआ है, इस हवाले से क्या कहा जा रहा है? वज़ीर आला सिंध क्या बोल रहे हैं कि कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? जी, कराची स्टेडियम जो है तकरीबन जो है देखा जाए तो कायम ट्रॉफी के मैचेस के लिए, डोमेस्टिक मैचों के लिए तो रेडी है। हफ्ते से यहाँ पर कायम ट्रॉफी का 4था राउंड भी शुरू होने वाला है और उसके अलावा यहाँ पे दीगर टूर्नामेंट तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो स्टेडियम के पवेलियन है, स्टेडियम के मेन पवेलियन की जो छत है स्टैंड, मुख्तलिफ स्टैंड की, उसकी तब्दील करने की बात हो रही है। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 अरब 4 करोड़ की एक बड़ी रकम भी मुख्तस की है। ये जो काम है तज़ीन आराइश का काम 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले में 3.5 महीने तक काम जारी रहेगा, जिसके दौरान ये फौरी तौर पे जो चीज़ें तज़ीन आराइश हो सकती है वो की जाएगी। उसके बाद अगले मरहले में जो काम अगले साल अगस्त तक जारी रहेगा, जो फिर PSL के बाद होगा, क्योंकि वो PSL अगले साल फरवरी मार्च में जो है दुबई में शारजाह में मैचेज होंगे, उसके अलावा लाहौर में, कराची में मैचेस कराने की प्लानिंग हो रही है। तो कराची में जब मैचेज होंगे तो उससे पहले इसके काम को जो है तज़ीन आराइश के मरम्मत के काम को जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी अच्छा जावेद इकबाल, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि कराची में भी मैचेस हों ताकि जितने भी कराची के शायकीन क्रिकेट हैं वो भी यहाँ के ग्राउंड्स में जाके मैचेस देखें। आप खुद बड़ी रिपोर्टिंग करते रहे मैचेस के हवाले से, तो आप ये बताइएगा कि हमें अच्छा हमारा जो राब्ता है आई गेस जावेद इकबाल से मुनक़ता हो गया है और मैं उनसे यही पूछने वाली थी कि आप खुद इतनी रिपोर्टिंग करते रहे, ग्राउंड रियलिटीज आपको पता होगी, तो आपको क्या लगता है कि जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद है लाइन पे? जी जावेद इकबाल, आप खुद बहुत ज्यादा जो है वो रिपोर्टिंग करते रहे, क्या ग्राउंड रियलिटीज एक्चुअली क्या है? क्या वाकई इतने कम अरसे में हम डेवलप कर पाएंगे अपने इन ग्राउंड्स को? नहीं, कराची में ग्राउंड्स का कोई मसला नहीं है, क्योंकि पिच का काम पिछले दिनों जारी था, कई महीनों से वो मुकम्मल कर लिया गया। 4 से 5 पिच जो बिल्कुल रेडी है इंटरनेशनल मैचों के लिए, डोमेस्टिक मैचों के लिए। और
कराची में जब स्टेडियम के अतराफ में जो अहाते के अंदर पार्किंग है वो भी एक बहुत बड़ी जगह उसका काम भी मुकम्मल कर लिया गया। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे और ये अच्छी बात है, एक अच्छी खबर उन्होंने सुनाई कि काफी हद तक काम वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। 1 अरब 4 करोड़ रुपए का मजीद जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट मजीद की जाएगी। इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी आपको आगे अपडेट रखेंगे अपने प्रोग्राम्स में भी। यहाँ पर हमारा वक्त आपसे खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।